हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PYP और PEB में। दोस्तों, मैं कमलेश साहू और मैं आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि जेल डिपार्टमेंट या जेल पहरी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। दोस्तों, आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि प्रोविजनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा अभी हाल ही में जेल पहरी नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो उसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। आज ही हमारा पहला पार्ट है और आज यहाँ पर हम इस क्वेश्चन पेपर के टोटल 40 क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। ये 40 क्वेश्चन हमारे 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज तथा 20 क्वेश्चन जनरल हिंदी से संबंधित होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो की लिंक आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप न्यू यूजर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि जो जेल पहरी का सिलेबस रहता है या जेल पुलिस का सिलेबस रहता है, इसमें 20-20 मार्क्स के 5 सेक्शन होते हैं। इस प्रकार 100 मार्क्स का कुल क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें 20-20 नंबर के 5 सेक्शन होती हैं। ये 5 सेक्शन क्रमशः जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस तथा जनरल मैथमेटिक्स से संबंधित होती हैं। आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज तथा जनरल हिंदी से संबंधित कुल 40 क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट जो कि आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तथा करंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने क्वेश्चन को अपडेट भी करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष खालिस्तान में आपदा प्रबंधन संस्थान अर्थात DMI की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1987 में आपदा प्रबंधन संस्था की स्थापना की गई थी। डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स अर्थात DIM इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 19 नवंबर 1987 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन होता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि ध्रुपद समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होता है। वहीं आपसे ध्रुपद समारोह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ध्रुपद समारोह का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि ध्रुपद समारोह का जनक मानसिंह तोमर को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किस एक यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। तो दोस्तों, आपको बताना है कि रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताना है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गेटवे ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन है विक्टोरिया मेमोरियल, थर्ड ऑप्शन है इंडिया गेट और फोर्थ ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। इसका शॉर्ट फॉर्म CSMT रहता है। दोस्तों, आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2004 में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम वन्यजीव रिजर्व का नाम बताइए। तो दोस्तों, आपको बताना है कि फर्स्ट आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला वन्यजीव रिजर्व का नाम क्या है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर कान्हा-केसली राष्ट्रीय उद्यान होगा अर्थात कान्हा टाइगर रिजर्व होगा। दोस्तों, आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि कान्हा-केसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है तथा इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट हैं उनको मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कुल नेशनल पार्कों की संख्या 12 है तथा अभ्यारण्यों की संख्या 30 है। वहीं आपको याद रखना है कि जो हमारा 12वां राष्ट्रीय उद्यान है वह पालनपुर क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर है। वहीं अभी एक प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। चूंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कान्हा टाइगर रिजर्व है तो हम कान्हा-केसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर लेते हैं कि कान्हा-केसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1935 में एक अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। 1955 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। 1974 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि यह मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क तथा पहला अभ्यारण्य है। इसका कुल एरिया 940 वर्ग किलोमीटर है। वहीं आपको याद रखना है कि यहीं पर ब्रीडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। चूंकि इस क्वेश्चन में आपसे शुभंकर के बारे में पूछा गया है तो दोस्तों, आपको बता दें कि कान्हा-केसली राष्ट्रीय उद्यान है, इसका शुभंकर भूरसिंह है जो कि एक प्रकार का हिरण है। अब आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भूरसिंह हिरण जो कि कान्हा-केसली राष्ट्रीय उद्यान का
आधिकारिक शुभंकर है, यह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यह रोहित चक्रवर्ती के द्वारा डिजाइन किया गया था। यहीं पर हालू घाटी तथा बंजर घाटी हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर सनसेट पॉइंट स्थित है। इस प्रकार जितने भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो दोस्तों आप में इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको उस योजना का नाम बताना है जो मजदूरों और गरीब कल्याणों के लिए बिजली सब्सिडी के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2018 में चलाई गई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर संबल योजना है। चूंकि इसका राइट आंसर संबल योजना है, अतः संबल योजना से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनके बारे में आपको बता दे रहा हूं कि संबल योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। इसको लॉन्च करने वाले व्यक्ति मध्य प्रदेश के उस टाइम पर सीएम माननीय शिवराज सिंह चौहान थे। वहीं दोस्तों करंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं आपको कि इसके बाद कमलनाथ की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनी, जिन्होंने संबल योजना को बंद कर दिया था। लेकिन हाल ही में अभी पुनः मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है और यहाँ पर पुनः मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली है। तो उन्होंने सबसे पहले पुनः संबल योजना का शुभारंभ किया। इस प्रकार आपसे पूछा जाए कि सेकंड बार संबल योजना को कब लॉन्च किया गया, तो आपको याद रखना है कि 5 मई 2020 को पुनः संबल योजना को लॉन्च किया गया। अब बात की जाए कि इससे संबंधित लाभार्थी कौन होते हैं, तो आपको याद रखना है राज्य के गरीब कल्याण के असंगठित श्रमिक इसके लाभार्थी होते हैं। और साथ ही साथ पूछ लिया जाए कि संबल योजना किस विभाग से संबंधित है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि श्रम योजना मध्य प्रदेश के श्रम विभाग से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था? दोस्तों आपको बताना है कि 1931 के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर कराची है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि मध्य प्रदेश के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मेसनाम कामिनी कुमार सिंह, सेकेंड ऑप्शन है अंजुली एला मेनन, थर्ड ऑप्शन है प्रभाकर कारीकर और फोर्थ ऑप्शन है हरिचरण भुयन बोरबयन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वर्ष 2018 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान अंजुली एला मेनन को दिया गया था, जो कि रूपंकर एक प्रकार की कला है, मूर्ति कला है, उससे संबंधित है। चूंकि यहाँ पर राष्ट्रीय कालिदास सम्मान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं इससे रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको बता दे रहा हूँ। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत 1981 में हुई थी। विजेता को उपहार 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत 1981 में हुई थी। प्रोत्साहन राशि के रूप में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार 4 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। ये 4 क्षेत्र क्रमशः शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर और रंगकर्म से संबंधित होते हैं। अब बात की जाए करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वर्ष 2017 का कालिदास पुरस्कार राम गोपाल बजाज को दिया गया था। 2018 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान अंजुली एला मेनन को दिया गया था, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है तथा आगामी एग्जाम में पूछा ही जाएगा क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि वर्ष 2019 का कालिदास पुरस्कार सुरेंद्र वर्मा को दिया गया है, जो कि रंगकर्म एक प्रकार का नाटक है, उससे संबंधित है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। वहीं कालिदास मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है दिल्ली में स्थित कमल मंदिर, जिसे हम लोटस टेम्पल भी कहते हैं, किस धर्म के अनुयायी का पवित्र स्थल है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दिल्ली में स्थित कमल मंदिर या लोटस टेम्पल बहाई धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है। दोस्तों इससे संबंधित आपको इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें कि इस मंदिर का निर्माण या कमल मंदिर या लोटल टेम्पल का निर्माण 1986 में हुआ था। अर्थात साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यह 20वीं शताब्दी का ताजमहल है और कमल एक प्रकार का शांति तथा पवित्रता का चित्रण होता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया की सबसे पुरानी शैवाल जीवाश्म खोजे गए हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश में दुनिया की सबसे पुरानी शैवाल मध्य प्रदेश के चित्रकूट में खोजे गए हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर चित्रकूट होगा। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर जो शैवाल जीवाश्म पाया गया है उस शैवाल का कलर लाल है। तो इस प्रकार आपको अगर पूछ लिया जाए कि शैवाल किस कलर का है तो आपको याद रखना है कि लाल शैवाल यक्के जीवाश्म के अवशेष यहाँ पर खोजे गए हैं जो कि 1.6 अरब वर्ष पुराने हैं। इसकी खोज स्वीडन के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री द्वारा की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो मध्य प्रदेश राज्य की राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्थात राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इस प्रकार आपको याद रखना है कि वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के आनंद संस्थान के अध्यक्ष हैं। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि मांडू को आनंद नगरी के नाम से जाना जाता है जो कि MPPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि रचनाकार से संबंधित है, दीप से दीप जले के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दीप से दीप जले के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से संबंधित है। साथ ही साथ इन्हें एक भारतीय आत्मा की उपाधि दी गई है। वहीं हमारा फोर्थ ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपको याद रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के RBI के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर इस्तेमाल समझौते की निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है। तो आपको बताना है कि भारत और RBI के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौता का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति इसका एक राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आखिर मुद्रास्फीति कहलाती क्या है। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए अभी वर्तमान में क्या है कि राष्ट्रीय आप देख रहे हैं लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और लॉकडाउन के पीरियड में आपने देखा होगा कि 20 रुपये की राशि 80 रुपये में मिल रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो मुद्रा है उसका मूल्य गिर गया है। क्यों गिर गया है? क्योंकि जो वस्तु है उसकी पूर्ति उसकी आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो रही थी। तो अपने मूल्य की वैल्यू को गिरने से बचाने के लिए RBI मुद्रास्फीति मौद्रिक नीति लॉन्च करता है और मुद्रास्फीति आप समझ ही गए होंगे क्या कहलाएगा। साथ ही साथ आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके 25वें गवर्नर जनरल का नाम शक्तिकांत दास है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत के मेट्रो मैन के रूप में श्री E श्रीधरन को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहां पर स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि भारत के यूनियन टेरिटरी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शहर में 4 मीनार स्थित हैं। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि 4 मीनार भारत के हैदराबाद में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का प्रारंभ किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया गया था। चूंकि यहाँ स्मार्ट सिटी की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट सिटी की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। 2020 तक चुने हुए 161 शहरों को स्मार्ट सिटी के अंतर डेवलप करना था। दोस्तों आपको याद रखना है कि इसमें मध्य प्रदेश के 7 जिलों को सम्मिलित किया गया था, अर्थात 7 जिलों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही साथ में भारत का पहला प्रथम इंटीग्रेटेड एंड कंट्रोल कमांडेंट रूम की स्थापना मध्य प्रदेश की भोपाल में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, बाणसागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त
उद्यम नहीं है। अर्थात आपको यह बताना है कि बाणसागर बांध परियोजना में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बना हुआ बांध है। चूंकि सोन नदी मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से से निकलती है, अमरकंटक के यहाँ से निकलती है तथा उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चूंकि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तो यह मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार से भी निकलती है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से पास होती है। इस प्रकार अगर बाणसागर परियोजना की बात की जाए तो यह छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि एक ब्रिज से संबंधित है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल का जो हमारा हावड़ा ब्रिज है वह हुगली नदी पर बनाया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हुगली नदी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्मार्ट सिटी मिशन अर्थात SCM कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी, लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है कि स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। साथ ही साथ में इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि 2020 तक चुने हुए 161 शहरों को स्मार्ट बनाना। आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 7 जिलों को स्मार्ट सिटी में सम्मिलित किया गया था। बढ़ते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाएं युक्त आश्रय प्रदान करना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे एक मिशन का नाम पूछा गया है, वो भी शहरी बेघर लोगों को आवश्यकता सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करने से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन अर्थात NULM अर्थात राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन इसका राइट आंसर है। दोस्तों इससे संबंधित आपको जानकारी आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि इससे संबंधित एक योजना है जिसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, वो मैं आपको बता दूं कि दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य शहरी आजीविका मिशन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एकीकरण करना था। साथ ही साथ इसका जो मंत्रालय है वह आवास तथा शहरी मंत्रालय है। पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारे अगले सेक्शन अर्थात हिंदी से संबंधित है और जनरल हिंदी से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना है उपसर्ग। तो दोस्तों आपको याद रखना है ऊ से उपसर्ग और ऊ से होता है आगे। तो आपको याद रखना है बे वर्ण जो किसी शब्द के आगे मिलकर बनते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे इसमें आपको बताना है नी उपसर्ग शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता और निकाय नी प्लस का है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा मुहावरे से संबंधित है। आपको बताना है कि अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है मृत्यु न कटाना, ये हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना, ये हो भी सकता है। थर्ड ऑप्शन है एक ही स्थान पर पड़े रहना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और फोर्थ ऑप्शन है देने से साफ मना करना। अब आप देख सकते हैं कि अंगूर खट्टे होना का एक ही अर्थ निकल रहा है, कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारी शुद्ध वर्तनी से संबंधित है। यथावत का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यथावत का फर्स्ट हमारा आंसर हो नहीं सकता, थर्ड हमारा आंसर हो नहीं सकता, फोर्थ हमारा आंसर हो नहीं सकता क्योंकि इसमें या में आ की लग गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन है यथावत, ये इसका राइट आंसर है जो कि इसका शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा समास से संबंधित है, पंचवटी में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पंचवटी 5 वटियों का समूह है जो कि एक संख्यावाचक है और अगर संख्यावाचक है तो इसका राइट आंसर होगा एक द्विगु समास। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर द्विगु समास होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा जो पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास है। तो इससे संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पंचवटी के बारे में पूछा गया था और पंचवटी यदि कहीं भी अगर आपको याद रखना है कि अगर कोई शब्द संख्यावाचक है तो वह द्विगु समास होता है। भाई हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो आपको याद रखना है कि वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें जिस कर्मधारय समास की बात कर ली जाए तो आपको याद रखना है कि कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, साथ ही साथ इसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं मोटी लड़की गिर पड़ी। तो आप देख सकते हैं कि मोटी लड़की गिर पड़ी, तो आप यहाँ बोलेंगे कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम विशेष्य कहते हैं और
जिस शब्द से बताई जाए उसको हम विशेष्य कहती हैं, विशेषण कहती हैं। एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूं, जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल में पूछा मोटी लड़की गिर पड़ी, तो आपको याद रखना है कि इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। यहां पर लड़की एक विशेष्य है तथा मोटी एक प्रकार की विशेषता है। हमारा दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो आपको याद रखना है कि द्वंद्व समास का एग्जाम्पल जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसी द्वंद्व समास कहते हैं। साथ ही साथ समास को विग्रह करते समय हम और, अथवा, तथा, या दोनों पदों के मध्य जोड़ते हैं, जैसे दिन और रात, माता और पिता। ये हो गए द्वंद्व समास के एग्जाम्पल। आपका हमारा थर्ड ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषा की बात की जाए तो ऐसे समास जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो, अर्थात दोनों पद को छोड़कर किसी तीसरे पद की बात की जाए तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दशानंद, 10 हैं आनंद जिनके, अर्थात रावण। तो इस प्रकार बहुव्रीहि समास को भी मैंने बता दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है अ उपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। तो दोस्तों आपको बड़ा आ से बताना है, उपसर्ग आगे लगते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता, सेकंड हो नहीं सकता, थर्ड हमारा ऑप्शन होगा आभरण, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है कमान का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो आपको बताना है कि कमान का सही विलोम खलिस्तान होगा। तो आपको याद रखना है कि तीर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि ये शुद्ध वर्तनी के रूप में नहीं लिखा है, सेकंड ऑप्शन हो नहीं सकता, फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार राइट आंसर इसका तीर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है त्रिफला में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि त्रिफला में चूंकि 3 फलों का समूह है त्रिफला है, तो ये एक संख्यावाचक है। इस प्रकार आपको याद रखना है कि द्विगु समास इसका राइट आंसर होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं, कर्मधारय समास वह समास कहलाता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। फॉर एग्जाम्पल मोटी लड़की गिर पड़ी, इसका एक एग्जाम्पल है। वहीं द्वंद्व समास के लिए आपको आवश्यक जानकारी बता दें कि ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। साथ ही साथ द्वंद्व समास के विग्रह के समय हम और, अथवा, तथा, या दोनों पदों की मध्य जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोले दिन और रात या माता और पिता, तो इस प्रकार ये द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हो गए। हमारा थर्ड ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो आपको याद रखना है कि बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, अर्थात दोनों पदों का अर्थ किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ दशानंद, अर्थात 10 हैं आनंद जिनके रावण। तो इस प्रकार बहुव्रीहि समास हो गया। और द्विगु समास एक प्रकार का संख्यावाचक का बोध कराता है, तो इस प्रकार त्रिफला हमारा द्विगु समास राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि स्थायी भाव से संबंधित है, भक्ति रस का स्थायी भाव खलिस्तान है। तो दोस्तों आपको याद रखना है भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति है। अब ईश्वर विषयक रति है, अर्थात आपको याद रखना है जब ईश्वर की प्रति अगर रति हो तो वहां भक्ति रस का वह स्थायी भाव होगा। साथ ही साथ आपको कुछ स्थायी भाव से संबंधित मैं क्वेश्चन आंसर बता दूं कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या सम है, वहीं भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति है, वत्सल रस का स्थायी भाव वत्सल है तथा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि संधि विच्छेद से संबंधित, आपको बताना है कि संकल्प का संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सम प्लस कल्प, सेकंड ऑप्शन है सम प्लस का आधा ला और यहाँ आधा ला गायब हो गया तो ये आंसर हो नहीं सकता। संग प्लस कल्प ये आंसर हो नहीं सकता और साथ ही साथ में सम प्लस कल्प हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर आधा व्यंजन में माँ की हस्तक नहीं लगी है, तो इस प्रकार ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमारा पहला राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि संकल्प का सही विच्छेद क्या होगा तो आपको याद रखना है सम प्लस कल्प, इसका संधि विच्छेद सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो पुनः संधि विच्छेद से संबंधित है, किंकर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि किमकर का संधि विच्छेद हमारा पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल आधा माह होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर रा की जगह रणा आ गया तो ये भी नहीं हो सकता और फोर्थ ऑप्शन किम प्लस कर होगा। तो इस प्रकार राइट आंसर किम प्लस कर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि शुद्ध रूप से संबंधित है, आपको बताना है कि लक्षण का शुद्ध रूप खलिस्तान है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लक्षण का शुद्ध रूप लक्ष प्लस क्षण है, अर्थात ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन आधा चा और छा छत्री वाला होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा जो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है जो बाद में अधिकार बने के लिए एक शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उत्तराधिकारी इसका राइट आंसर होगा। अब आपको वर्तनी की दृष्टि से इसमें चेक करना है तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा उत्तर
उत्तराधिकारी है, सेकंड ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता, थर्ड ऑप्शन, और हमारा फोर्थ ऑप्शन है उत्तरा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जो कि उत्तरा अधिकार, इसमें का की या की मात्रा नहीं लगी है, और हमारा जो थर्ड ऑप्शन है उत्तराधिकारी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन होगा, उत्तराधिकारी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो पुनः एक शब्द से संबंधित है, जिसने ऋण उतार दिया हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ऐसे व्यक्ति को एक शब्द में जिसने ऋण उतार दिया हो उसको हम उऋण कहते हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा पर्यायवाची से संबंधित है। आपको बताना है कि कामदेव का सही पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कामदेव का सही पर्यायवाची हमारा थर्ड ऑप्शन अनंग, मदन और मनोज है। आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं, चूंकि हमें पता है कि इसका कामदेव को हम अन्नद बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन स्किप हो गया। सेकंड ऑप्शन में आपको पता ही है कि इसको मदन बोलते हैं, तो आप मर्दन ये ऑप्शन स्किप हो गया, और मनोज बोलते हैं। इस प्रकार आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि रस से संबंधित है। भोहनी त्रासती मुख नटती, आंखनी सो लपटाती, और ऐची छोहावती ईची कर आगे आवती जाती। तो दोस्तों आपको इसमें रस बनाना है, तो आपको याद रखना है कि चूंकि इसमें आपको भोहनी त्रासती, मुख नटती, आंखनी सो लपलाटी, तो इसका राइट आंसर है वह श्रृंगार रस है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि कभी कभी एग्जाम में रस के स्थायी भाव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है, वहीं शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या सम है, भक्ति रस का स्थायी भाव रति है, ईश्वर विषयक रति है, वहीं वत्सल रस का स्थायी भाव वत्सल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है घर के लिए सही पर्यायवाची क्या है। तो आपको घर के लिए पर्यायवाची बताना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि घर के लिए सही पर्यायवाची हमारा फर्स्ट ऑप्शन सदन, सेकंड ऑप्शन निकेतन। तो सदन सही है, सदन यहाँ भी है, सदन यहाँ भी है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन स्किप हुआ। सदन के बाद निकेतन बोलते हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी स्किप हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि ग्रह अर्थात इसमें गेह भी बोलते हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार आपको याद रखना है कि घर का पर्यायवाची सदन, निकेतन और गेह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है प्रत्यय, पा से प्रत्यय और पा से पीछे, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अंतः, ये हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है अंतरंग, इसमें रंग ये भी नहीं हो सकता। अंतिम हो नहीं सकता, और रटंत, रट प्लस अंत। तो इस प्रकार आप याद रखना है कि अंत का सही प्रत्यय रटंत होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है करुण का निम्नलिखित में से सही विलोम क्या है। तो आपको करुण का सही विलोम बताना है। तो दोस्तों आपको अगर आंसर नहीं भी पता हो तो वर्तनी की दृष्टि से इसका आंसर देख सकते हैं। आपको पता है कि निष्ठुर हमारा पहला ऑप्शन ऐसा लिखती नहीं है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध सही नहीं लिखा है। निष्ठुर में ठा में बड़ों की मात्रा नहीं लगाते, निष्ठुर में था में छोटों की भी नहीं लगाएंगे। इस प्रकार हमारा इसका राइट आंसर होगा निष्ठुर, अर्थात सेकंड ऑप्शन करुण का सही विलोम होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि अलंकार से संबंधित है। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ का, करुणा में का और कलित में का। तो इस प्रकार का अर्थात जब एक या कई व्यंजनों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। चूंकि यहाँ का एक व्यंजन है और का वर्ण है, का या व्यंजन की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो रही है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर अनुप्रास अलंकार होगा। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है श्लेष अलंकार, तो दोस्तों आपको याद रखना है श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पानी के एक शब्द है और एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले हैं। यहाँ पानी की एक बार चमक के बारे में बात की गई है, पानी की एक बार मनुष्य के अर्थ के बारे में बात की गई है, तथा पानी की एक बार आटे के अर्थ में साधारण जल के बारे में बात की गई है। हमारा सेकंड ऑप्शन है यमक। तो यमक अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है कि जहां एक ही शब्द के दो या दो से
अधिक बार और प्रत्येक बार उसका भिन्न अर्थ निकले। अर्थात यमक अलंकार की परिभाषा को हम इस प्रकार बोल सकते हैं, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न निकले तो वहां यमक अलंकार होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता बीताए। तो कनक का एक मतलब होता है सोना तथा कनक का एक का मतलब होता है धतूरा। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि यमक अलंकार के जहाँ एक ही शब्द की दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ यमक अलंकार होता है। और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है उपमा अलंकार, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उपमा अलंकार, इसे अलंकार को श्रुरत्न या अलंकार की शिरोमणि कहा जाता है। साथ ही साथ जहाँ दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, राधा रति के समान सुंदर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है और वह हमारा फिर से अलंकार से संबंधित है। दखी दुफरी धाम की छाहो चाहती छाएं में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही व्यंजन की दो या दो से दो बार आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार हमें पता ही है कि जहाँ एक या कई व्यंजनों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर अनुप्रास अलंकार होगा। इसके पहले ही मैंने आपको श्लेष अलंकार, यमक अलंकार तथा उपमा अलंकार की डेफिनेशन के बारे में विथ एग्जाम्पल सहित बता दिया है। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके जो आगे के पार्ट हैं उस पर मैं वीडियो डेली आपको अब डे बाई डे अपलोड कराऊंगा, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताता जाऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।